तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी मूवी रिलीज़ होता है और जब उसका दूसरा पार्ट आता है तो उसमें लिखा होता है 2.0 या 2.0। ठीक उसी तरीके से आज मेरा लेक्चर नंबर 8 2.0 आया हुआ है। ये इसीलिए आया हुआ है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते लेक्चर नंबर 8 में उसका आधा पोर्शन अपलोड नहीं हो पाया था। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और सीखते रहिए। आज हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जिसमें कुछ वीक लिगेंड भी हुआ करेंगी। तो एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है। आइए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स दिया गया है K3COF6। इसका हमको VBT के थ्रू इसके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती है। लिगेंड 6 है तो डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है कि हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसके कॉम्प्लेक्स आयन वाले हिस्से को हम डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है वो बन जाएगा COF6 3-, राइट। सेंट्रल एटम है इसका कोबाल्ट एटॉमिक नंबर हुआ करता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा 3d7 4s2, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d7 4s2। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का हो जाएगा +3, राइट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कितना, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। तो +3 अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6 and 4s0। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब मुझे इसके आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना था। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। S से 2 इलेक्ट्रॉन और D से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया और हटाने के बाद में ये हुआ करता है 3d6 4s0। अब इसको हम ऑर्बिटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोबाल्ट के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल्स में। D में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। D में हो गया टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। S में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। देन नेक्स्ट स्टेप में हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं, ये समझ पाते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। तो हम उससे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होता है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से रिमूव हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को फिर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, राइट। 3d6 and 4s क्या हो जाएगा 0 और ये ऑर्बिटल्स हो जाएगा खाली इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब लिगेंड चेक करेंगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो यहाँ पे आपको लिगेंड दिया गया है फ्लोरीन। ऑब्वियसली फ्लोरीन जो एक वीक लिगेंड है, इट इज़ अ वीक लिगेंड, यह एक दुर्बल लिगेंड है। और जब भी आपको दुर्बल लिगेंड मिले आप पेयरिंग नहीं कराएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको दुर्बल या वीक लिगेंड मिले आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन की अमाउंट 6 है, तो एनी हाउ हमको 6 खाली बॉक्सेस या 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो हम कौन से ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे, हम आगे के ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे, जैसे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स एंड ये हो गया 6 बॉक्स। अब ये 6 बॉक्स कौन कौन से हैं, S का 1 और P का हो जा रहा है 3 और D का हो गया कितना 2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3d2, राइट। हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3d2। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो D जो है आउटर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, D
आउटर वाला या 4D वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। द कॉम्प्लेक्स शुड बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर। देन हम अब इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करते चलते हैं। पहला जैसा था वैसा हम इसको फिल कर देते हैं, ये इस तरीके से। ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे आपको एक लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। लोन पेयर किसका? एक फ्लोरीन का, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन का, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया छठवा। इस तरीके से आप अब यहाँ पे फ्लोरीन को क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे। ये हो गया इस तरीके से। अब हम चेक करेंगे चौथी चीज कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। ये डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। हमको यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यह एक अनुचुंबकीय यौगिक होगा। इट इज अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब फिर से एक नए कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है CrNH3 6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है। हमारा पहला रूल कि ब्रेक डाउन करेंगे और कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स वाला इसका पार्ट हो जाएगा CrNH3 6 और लग जाएगा +3 का चार्ज, राइट। +3 का चार्ज। +3 का चार्ज क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन आउटसाइड है, एक क्लोरीन में -1 का चार्ज, तो 3 क्लोरीन में होगा -3 और -3 को बैलेंस करेगा +3, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो इस तरीके से बनेगा। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है? हमारा दूसरा काम ये होता है कि हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करें। सेंट्रल एटम आपके पास क्रोमियम, एटॉमिक नंबर हुआ करता है 24 और 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2। क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो गलत, ऐसा लिख रहे हैं तो 100% गलत, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेप्शनल केस, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेप्शनल केस। तो ये ऐसा ना हो करके क्या होगा? ये हो जाएगा 3d5 4s1। ज़रूर याद रखिए 3d5 4s1 ये होता है ओरिजिनल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेक करेंगे अब हम कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। +3 क्योंकि वहाँ पे जो अमोनिया है वो अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्रोमियम को हम +3 के फॉर्म में लिखेंगे Cr+3। Cr+3 के फॉर्म में मुझे आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होगा। तो S से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा और यहाँ से हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना बच जाएगा? यहाँ से 1 गायब, यहाँ से 2 गायब। तो यहाँ से अगर मैं 2 गायब करूँगा तो ये हो जाएगा 3d3 और 4s क्या हो गया? 0, 4s 0। अब फिर से हम इन सब को ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और s में है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। जब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं 3 आता है तो फिर से हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, S से निकलेगा और यहाँ से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा। कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप हुआ करता है कि लिगेंड कैसा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो आपको मिला गया है फिर से अमोनिया, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो क्या हम पेयरिंग करा दें? तो चेक हमको ये करना है पेयरिंग कराने से पहले
कि अगर मैं पेयरिंग करा देता हूँ तो डी के यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स खाली हो जा रहे हैं, टोटल डी के 3 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, राइट। डी के टोटल 3 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, जो रूल को फॉलो नहीं करता है, जो नियम के विरुद्ध है, रूल को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि डी अगर पार्टिसिपेट करेगा तो 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो फ्रंट वाला डी हो मीन्स 3D ऑर्बिटल हो या तो फिर 4D ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पे लिगेंड स्ट्रांग होने के बावजूद भी हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। पेयरिंग हम तभी कराएंगे जब हमको डी का 2 ऑर्बिटल्स क्या चाहिए रहेगा, वैकेंट चाहिए रहेगा, और आपके पास ऑलरेडी 2D के ऑर्बिटल वैकेंट्स है, तो हम पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। याद रखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसमें आप पेयरिंग नहीं कराएंगे। ओके, नहीं कराएंगे। लिगेंड आपके पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 खाली ऑर्बिटल्स मिल गए, जिसमें डी का कितना 2, एस का 1 और पी का हो गया कितना 3 ऑर्बिटल। मीन्स यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकल के आएगा D2sp3। देख रहे हैं कि फिर से इनर डी ऑर्बिटल या 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये फिर से आपके पास एक एग्जाम्पल होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, राइट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। पहले से जैसा दिया गया है वैसा 3 इलेक्ट्रॉन आप सिंगल कर देंगे इस तरीके से। देन यहाँ पे एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा, पांचवा और ये हो गया छठवा। फिर यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अमोनिया मेंशन कर देंगे NH3, ये हो जाएगा दूसरा NH3, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो जाएगा छठवा NH3। अब चौथी बात क्या चेक करेंगे, चौथी बात ये हम ये चेक करेंगे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फिर से आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, राइट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर फिर से हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, राइट। फिर से इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय यौगिक होगा, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अब आपको एक फिर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं या हमको ज्योमेट्री या कॉम्प्लेक्स ऐसा मिल जाता है, तो कब मिलता है, जब जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो उस केस में हमको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली पेयर हुआ करते हैं, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ करते हैं, और जब पेयर होती है तो उसकी स्पिन हो जाती है कम। मीन्स जितना सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन उतना ही ज़्यादा होगा। जब पेयर कर देते हैं तो वो एक दूसरे के स्पिन को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, राइट। तो जब भी आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिले तो आप उसको दूसरे नेम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिगेंड वीक हुआ करता है, और वीक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिगेंड वीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाता है, तो उसमें स्पिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ज़्यादा स्पिन होने के कारण हम उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें, और कोई डाउटफुल चीज़ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए,
और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।